22 नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स में जो 118 एलिमेंट्स हैं बेटा टोटल, उसमें 92 तो मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे हम बात करें जनरली जो रूम टेम्परेचर है उसमें सारे के सारे नॉन मेटल मोस्टली गैसेस हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर वो लिक्विड है। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा मिलने वाला जो नॉन मेटल है वो है ऑक्सीजन। अर्थ की क्रस्ट पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलने वाला, सबसे ज्यादा मिलने वाला जो नॉन मेटल है वो क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं मेटल्स के बारे में, तो सेम कंडीशन मेटल के साथ है। हमें मेटल्स वैसे तो 92 है, ठीक है, लेकिन जो हमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है वो 80 से ज्यादा मेटल्स की हमें ये सारी बातें पता है कि वो मेटल की शेप कैसी होती, कैसे दिखते हैं, और कैसे उनके हीट रेजिस्टेंस होते हैं नहीं होते, सब बातें हमें पता है। तो इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। उनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, ये आपको पता है। मेटलॉइड्स भी आपको पता है, 6-7 मेटलॉइड्स होते हैं। बेसिकली मेटल्स में 91 कहा गया है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 91 लिखा हुआ देखोगे आप, किसी किसी बुक में 92 लिखा हुआ देखोगे। ठीक है, तो अब जो आप मेटल्स की डिफाइन पहले लिखते थे वो नहीं लिखोगे, अब मेटल्स की डिफाइन थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाएगी। मेटल्स की डिफाइन में आएगा कि ऐसे एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, ठीक है, विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटल्स, ये कहलाते हैं मेटल्स। ये पॉजिटिव चार्ज होता है इन पर, आपको पता है। तो आप लिखोगे मेटल्स की डिफाइन में, metals which have metals which have tendency to form positive ions, metals नहीं sorry elements which have tendency to form positive ions in a chemical reaction, एक केमिकल रिएक्शन में। और पॉजिटिव वो भी यहाँ पे कर देना, पॉजिटिव मोनो एटॉमिक आयंस। ठीक है, मोनो एटॉमिक आयन ही और लिख देना यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मोनो एटॉमिक आयंस, पॉजिटिव जो मोनो एटॉमिक आयंस बनाएंगे वही मेटल्स कहलाते हैं। जैसे अगर अब बात करें नॉन मेटल की, तो दोनों नॉन मेटल है, इन्होंने भी पॉजिटिव आयन बना लिया, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोनोटॉमिक की। तो मोनोटॉमिक कौन कौन सा हो गया? जैसे सोडियम हो गया Na+, पोटेशियम हो गया K+, मैग्नीशियम हो गया Mg2+। तो मोनोटॉमिक का मतलब होता है सिंगल एटम से बने हुए आयंस। तो ये आप इसमें चेंज कर देना, एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव मोनोटॉमिक आयंस इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसके बाद एक लाइन और लिखनी है आपको, दे आर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये बात ध्यान रखना। सबसे ज्यादा मिलने वाला बेटा जो मेटल है वो आपका एल्यूमिनियम है। ठीक? सबसे ज्यादा मिलने वाला जो मेटल है एल्यूमिनियम है अर्थ की क्रस्ट में। ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो आपको भी ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा एविडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है अर्थ की क्रस्ट में। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट एविडेंट मेटल है वो है आयरन। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा मिलता है वो आयरन, पहले नंबर पे एल्यूमिनियम, सेकंड नंबर पे जो मिलता है वो आयरन मिलता है अर्थ की क्रस्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम नॉन मेटल्स पे आ जाएंगे, या फिर आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो टेंडेंसी रखते हैं लूज करने की, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। ठीक है, रीडली का मतलब होता है तुरंत ही, बहुत जल्दी से ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो भी आपके मेटल कहलाते हैं। आपको पता है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? ये आपको मैंने 9th क्लास में बताया था। सोडियम एटम का हमारे पास 11 होता है एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। पहली ऑर्बिट में आएंगे 2, दूसरी में आएंगे 8, तीसरी में आएगा 1। 9th क्लास में आपने पढ़ा था। इसकी बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी, और इसीलिए 9th में मैंने बताया भी था कि थर्ड चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उस चैप्टर में और मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में, और थर्ड चैप्टर में आपने ये सब पढ़ा था, आयंस के सिंबल पढ़े थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से अभी बहुत सारा काम होगा यहाँ पर। ठीक है,
तो 2,8,1 लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, किसी और को दे देगा, जिसकी वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। तो ये टेंडेंसी रखते हैं मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब उसके बाद मैं नॉन मेटल की बात करूं, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव मोनोटॉमिक आयन। ठीक है, इसके आप अपोजिट कर दोगे, नेगेटिव मोनोटॉमिक आयन इन अ केमिकल रिएक्शन, ये लिख दोगे। ठीक है, नेगेटिव मोनोटॉमिक आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि दीज आर द एलिमेंट्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स कैसे फॉर्म होते हैं? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके फॉर्म हो जाते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो आपको पता है गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6 और 7 मेटलॉइड्स हमारे सिलेबस में है, कहीं कहीं 6 लिखे हुए हैं, मैं फिर से बता दूं, कहीं कहीं 7 लिखे हुए हैं। तो सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, ये 3 कॉमन मेटलॉइड्स हैं। 3 कॉमन मेटलॉइड्स हैं, हालांकि मेटलॉइड्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपको मेटलॉइड्स के बारे में नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सिलिकॉन, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। जर्मेनियम एक मेटलॉइड है, जर्मेनियम एक मेटलॉइड है। उसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक एक मेटलॉइड है। बोरॉन एक मेटलॉइड है। ठीक है, उसके बाद टेलुरियम और पोलोनियम, ये भी मेटलॉइड है, एंटीमनी मेटलॉइड। इस तरीके से हमारे 7 होते हैं। ठीक है, 7 मेटलॉइड्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये 7 मेटलॉइड्स हैं, कहीं कहीं पे 6 दिए हुए हैं, कहीं कहीं पे 7 दिए हुए हैं, उससे कोई वो नहीं है फर्क ज्यादा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जनरली आप 7 ही मान के चलोगे, ध्यान रखना है। ठीक है, जनरली आप 7 ही मान के चलोगे। नॉन मेटल्स आपके निगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, मैंने बता दिया आपको, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन माइनस Cl माइनस फॉर्म करेगा, O2 माइनस माइनस फॉर्म करेगा, N3 माइनस नाइट्रोजन माइनस फॉर्म करेगा। तो ये सारी सारी गैसेस में मिलती है जनरली। बस एक ब्रोमीन ही ऐसी एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, दोनों की, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले हम आते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। रूम टेम्परेचर पर गैलियम और मरकरी, देखो गैलियम का क्या सीन है, मैं आपको बता दूं गैलियम का सीन क्या है। गैलियम और सीसियम दो ऐसे मेटल होते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जो आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है बेटा साइंस का, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब थोड़े डिटेल्ड में है। डिटेल्ड का मतलब आपको डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत समझ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ छूटे नहीं, कोई भी चीज़ रह ना जाए, इसलिए आपको बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को नोट डाउन करना है। और ये समझ लो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना। कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे आपको छोड़ना है, सिंगल चीज भी। ठीक है, लेकिन सिलेबस से भटकना भी नहीं है, दोनों बातें हैं, ये ध्यान रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए, लेकिन आप डिटेल में जाते जाते सिलेबस से ही भटक गए, मतलब कुछ ऐसा पढ़ने लगे तो सिलेबस में ही नहीं है, तो भी दिक्कत है। इस बात का बेटा बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। कहीं पे भी डाउट लगे, कहीं पे भी कुछ लगे कि सर ये हम पढ़े नहीं पढ़े, तो वो आप पूछ जरूर लेना। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ, तो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, ये जो मेटल्स हैं आपके, सॉरी नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स आपके सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ये नॉन मेटल्स बेटा आपके सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, तो ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ वैसे तो एक सेलेनियम भी होता है, लेकिन कभी कभी उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, सेलेनियम, उसको कभी कभी कंसीडर हम नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सारे के सारे नॉन मेटल आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद 11 नॉन मेटल ऐसे हैं, 11, और ये हैं। बाकी के नॉन मेटल्स पे भी रिसर्च चल रही, चीजें हो रही हैं, रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं गैस फॉर्म में। एक नॉन मेटल लिक्विड भी है, आपका पता है आपको। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है।
इसमें मेन आप यही लिखोगे, मेन आप ध्यान रखना सॉलिड नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन, ये सॉलिड है। इसमें आयोडीन लस्टरस होता है, नॉन मेटल होते हुए भी ये लस्टरस होता है, चमकीला होता है, जबकि नॉन मेटल नहीं चमकते हैं, लेकिन ये लस्टरस होता है, चमकीला होता है। कार्बन की आपको अभी 3 फॉर्म पढ़नी है, ठीक है। थर्ड फोर्थ चैप्टर में आप कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ोगे, ठीक है। एलोट्रॉपिक, देखो एलोट्रॉप क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, है उनके अंदर कार्बन ही, ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे चीजें हैं, है उनके अंदर बेटा कार्बन ही, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे एक एक सब्सटेंस है, उसमें कार्बन के एटम इस तरीके से अरेंज हैं, इस तरीके से अरेंज हैं, इस तरीके से अरेंज हैं कार्बन के एटम, ठीक है। दूसरा है, उसमें कार्बन के एटम इस तरीके से अरेंज है कि ये कार्बन, फिर इस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर इससे 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर से 3 कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, कुछ का इस तरीके का स्ट्रक्चर है, मतलब कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एटम्स इस तरीके से अरेंज है किसी सब्सटेंस में, और किसी सब्सटेंस में इस तरीके से अरेंज है कार्बन ही टोटल अंदर, कोई और सब्सटेंस नहीं है, कोई और एलिमेंट नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पर ये कहलाते हैं एलोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप्स। मतलब एलोट्रॉप्स आर द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की ही एक ऐसी फॉर्म है विच हैव डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स, जो डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स रखता है, ठीक है। तो कार्बन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इसके 3 एलोट्रॉप हैं जनरली। एक पहला है डायमंड, डायमंड, ठीक है, डायमंड। दूसरा है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। और तीसरा है बकमिंस्टर फलरिन, बकमिंस्टर फलरिन। इसके बारे में आप थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है। थर्ड सॉरी फोर्थ चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ोगे, मैं बता दूंगा आप फोर्थ चैप्टर में। फिलहाल अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, इन दोनों के बारे में समझ लेना है। इनके स्ट्रक्चर भी आपको फोर्थ चैप्टर में ही है, लेकिन अभी इनके बारे में भी आपको नहीं समझना है, स्ट्रक्चर के बारे में, बस केवल ऊपर ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी समझ लेनी। जब भी डायमंड और ग्रेफाइट की बात आएगी, ध्यान रखना ये एलिमेंट्स नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये एलिमेंट नहीं है। बच्चे सोचते हैं डायमंड भी एलिमेंट है, ग्रेफाइट भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट है कार्बन, ये उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो जब भी डायमंड और ग्रेफाइट का जिक्र होगा कहीं पे, आप लिखोगे तो उसके आगे लिखोगे एलोट्रॉपिक, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होती है मैंने बता दिया आपको, जिनका इस फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, केमिकल स्ट्रक्चर मतलब फिजिकल कॉम्पोजिशन अंदर का डिफरेंट होता है, बाकी सेम एटम से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड और ग्रेफाइट। यहाँ पे हम बात करें अगर डायमंड की, बता मैं एक एक करके बता रहा हूँ। डायमंड की अगर हम बात करें, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी सबको पता है कि वो मेलिएबल होते हैं, वो नहीं होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, वो नहीं होते हैं, वो क्या कहते हैं, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, मेटल ब्रिटल नहीं होते हैं, तो ये सब सबको पता है। अभी मैं फिर भी बता दूंगा एक बार जनरली, लेकिन जो चीजें मेन है वो बता दूं। लस्टरस का मतलब होता है शाइनी, लस्टरस का मतलब क्या होता है? शाइनी, शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस। तो जब भी लस्टरस की बात आएगी तो आप डायमंड को नहीं लिखोगे, डायमंड को नहीं लिखोगे, ठीक है। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी सरफेस, डायमंड का कोई शाइनी सरफेस नहीं है। डायमंड की कटिंग इस तरीके से करी जाती है कि वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर बन जाता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर बन जाता है, बहुत अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और इसकी कटिंग इस तरीके से होती है कि लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। वो एक उस तरीके की फॉर्म में दिखाई देता है, जैसे ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता है, ठीक है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है बहुत उस तरीके से। लेकिन शाइनी सरफेस का मतलब यह है कि लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, और लाइट रिफ्लेक्ट, सॉरी रिफ्लेक्टर कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं गलती से लिख दिया, गलती से बाई मिस्टेक बेटा, रिफ्लेक्टर नहीं होता डायमंड। डायमंड लाइट को एब्जॉर्ब करके, मतलब डायमंड की शेप इस तरीके से बनाई जाती है कि उसको कटिंग इस तरीके से करी जाती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट उस पर पड़ के रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है, दोनों होती है। रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होता है। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चमकता है। लेकिन इनका सरफेस का क्या होता है, ये इतने स्मूथ और शाइनी होते हैं कि इन पे पॉलिश की जा सकती है, ठीक है, पॉलिश की जा सकती है। तो डायमंड को आप लस्ट्रस में नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे कि ये एक ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस है,
ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस है और इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। मैं अभी आपको 4th चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा पता लग जाएगा। ठीक है, डायमंड के बारे में भी पता लग जाएगा। अच्छा, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। 1 मिनट रुकना बेटा। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें नॉन मेटल्स की। ठीक है, हाँ, तो डायमंड को आप लस्ट्रस नहीं बोलोगे, बुक में भी आपके में नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। अगर बुक में लिखा हुआ भी हो तो वो वहां पे गलत है। ठीक है, लस्ट्रस का मतलब होता है कि एक तरीके से शाइनी सरफेस रखना, शाइनी अपीयरेंस रखना। डायमंड एक अच्छा ट्रांसलूसेंट टाइप होता है, मतलब ट्रांस, ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर देता है और रिफ्लेक्शन भी करता है। दोनों काम होते हैं। उसकी कटिंग इस तरीके से करी जाती है ऐसे। अदरवाइज अगर डायमंड को हम नॉर्मल जो उसकी मिनरल्स वगैरह होती है वहां से डायमंड जहां से निकलता है ना, वहां पे अगर देखें तो वो डायमंड कहोगे ही नहीं, कहोगे आपको ये तो पत्थर का टुकड़ा जैसा लग रहा है। उसकी कटिंग ऐसी हो जाती है कि वो डायमंड जैसा बन जाता है। ठीक है, इतना कॉस्टली बन जाता है। तो ये बात होती है सारी की सारी। डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, अभी तक नहीं है, मतलब अभी तक तो है, लेकिन उसके बाद अभी एक और कार्बन का ही एक एलोट्रॉप मिला है जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है। उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो वो डायमंड से भी ज्यादा हार्ड बताया जा रहा है, बट अभी उसके ऊपर और रिसर्च हो रही है। ठीक है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट में नहीं, कहाँ से आया कहाँ से नहीं, सब बातें रिसर्च में चल रही है। आयोडीन लस्ट्रस सरफेस होता है, शाइनी सरफेस होता है, पॉलिश करी जा सकती है नॉन मेटल होते हुए भी। ठीक है, क्योंकि सॉलिड है, नॉन मेटल होते हुए। सल्फर और फास्फोरस होते हैं बट इतने ज्यादा नहीं होते हैं, वो भी लस्ट्रस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, तो उनको हम लस्ट्रस में काउंट नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, अब बात आती है मेटल्स की। तो मेटल्स का बेटा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जाहिर सी बात है मेटल सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। एक मेटल को छोड़कर, वो है मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है, ये मरकरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, है ना। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और गैलियम के बारे में बात कर रहा था आपसे, गैलियम के बारे में। ठीक है, गैलियम और एक बेटा मेटल होता है आपका सेशियम। गैलियम और सेशियम, सॉरी, कैशियम की स्पेलिंग हाँ यही होती है, सीसियम होती है। ठीक है, इसका देखो गैलियम का जो वो होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, वो लगभग लगभग 30 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है। और ये सेशियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो लगभग लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब हम रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, रूम टेम्परेचर मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर से ये 4 डिग्री ही ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि थोड़ी सी गर्मी हो रही है, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर 29 30 तो पहुंच जाता है ना। ये तो आपको पता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 36 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये आपको पता है। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें कि मेटल इन दोनों को अपनी हाथ पे रखने पर क्या होगा, देखो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर है 29, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर नहीं बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे ही आप गैलियम को हाथ में पकड़ोगे, सेशियम को हाथ में पकड़ोगे, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये दोनों मेटल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये भी कह सकते हैं हम कि रूम टेम्परेचर पे मेटल वो उसमें होता है। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यू में दिया जाए तो केवल और केवल मरकरी है उसका ऑप्शन। अगर मरकरी नहीं है ऑप्शन में, गैलियम या सेशियम में से कोई है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान रखना, अगर मरकरी नहीं है ऑप्शन में तब ये होंगे, अदरवाइज मरकरी ही होगी। ठीक है, ये इनका टेम्परेचर होता है लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, थोड़ा सा उससे ऊपर होता है, बहुत स्लाइटली ऊपर होता है। स्लाइटली का मतलब है 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है रूम टेम्परेचर से। ठीक है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं और इनका टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट का 30 और 29। तो जैसे ही आप इन्हें होल्ड करते हो, हाथ में पकड़ते हो गैलियम और सेशियम को, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, गैलियम मेटल आपने हाथ में पकड़ा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेशियम आपने हाथ में पकड़ा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा लस्ट्रस मेटल में। तो मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस होते हैं, बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। सिल्वर इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है कहा जाता है। मोर देन 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, मोर देन लाइट 90% लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है।
इसीलिए जो हम मिरर यूज करते हैं, मिरर के बैक साइड में पॉलिश करते हैं, ठीक है, तो वो पॉलिश जो होती है सिल्वर से तो कर नहीं सकते। चांदी, सिल्वर का मतलब हो गया हिंदी में चांदी, तो अगर चांदी की पॉलिश करोगे तो शीशे चोरी होने लगेंगे घरों से, है ना। शीशे चोरी हो जाएंगे कि अरे भाई आए दिन शीशा चोरी हो गया, कौन देखने को ले गया मुंह अपना। तो उस कंडीशन में हम इसकी पॉलिश नहीं करते सिल्वर की, हम सिल्वर जैसे पेंट की पॉलिश कर देते हैं। बैक साइड में सिल्वर जैसा कोई पेंट होता है उसकी पॉलिश कर दी, फिर पीछे से रेड कलर लगा दिया या कोई ऐसा कलर लगा दिया जिससे लाइट की एंट्री ना हो पाए बैक साइड से, आगे से ही। आगे से लाइट पड़ी, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, अच्छा रिफ्लेक्टर बन गया वो, है ना। उस कंडीशन में हम आजकल पेंट का यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन होता है? सिल्वर होता है। सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है, ये सब ज्वेलरी बनाने के काम में आते हैं, आपको पता है। और इनका सरफेस भी मतलब बहुत ही शाइनिंग होती है, ठीक है। गोल्ड के भी आप देखते हो ज्वेलरी बनती है शाइनी सरफेस की वजह से, लस्ट्रस होने की वजह से। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखना है, गोल्ड, और गोल्ड येलो कलर का होता है, ठीक है, गोल्ड का कलर येलो होता है। जनरली इनके कोई कॉमन कलर नहीं होते, लेकिन फिर भी मोस्टली सिल्वर और ग्रे होते हैं, लेकिन गोल्ड येलो होता है, कॉपर आपका ब्राउन होता है। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद साथ आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, और जिंक हो गया, ये लस्ट्रस ग्रे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? ग्रे होते हैं। बाकी सिल्वर तो आपको पता है सिल्वरी कलर का होता है, व्हाइट होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेलिएबिलिटी, आवाज आते हैं मेलिएबिलिटी पर। तो मेलिएबिलिटी एक ऐसी टेंडेंसी होती है मेटल की, मेटल की ऐसी टेंडेंसी होती है बाय विच, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल बाय विच वी हेमराइज्ड अ मेटल, इट कन्वर्ट्स इनटू थिन शीट्स, ठीक है। ये जब हम किसी मेटल को हेमराइज करते हैं तो वो थिन शीट में बदल जाता है। आपने सिल्वर की फॉयल देखी होगी, चांदी का बर्फ देखा होगा, बर्फियों वगैरह पे लगा होता है, गुलाब जामुन पे लगा होता है, चांदी का बरक लगा होता है, वो सिल्वर बहुत बहुत नाम मात्र, मतलब सिल्वर उसमें इतनी कम होती है कि आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। वो इतनी ज्यादा मेलेबल होके इतनी पतली पतली शीट्स में बन जाती है कि आप सोचो बहुत ही छोटी। सेम आपने गोल्ड की वो देखी हुई, तो वो गोल्ड प्योर नहीं होता, उसमें मिक्सअप होता है, लेकिन सिल्वर गोल्ड की बनाई जा सकती है शीट। उसके बाद एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, आपने खाना लेके आते हो आप लोग एल्यूमिनियम की फॉइल में, तो वो भी आपके सिल्वर की ही होती है। सॉरी, सिल्वर की कह रहा हूँ, मेलीबल होती है, इस वजह से फॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो सारी की सारी इनकी प्रॉपर्टीज है, बिना ब्रेकिंग के टूट जाएंगी, ठीक है, बिना ब्रेक के मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, शीट में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, रूम टेम्परेचर पर दो ऐसे मेटल, तो मैं आपको बता दूं, रूम टेम्परेचर पर दो ऐसे मेटल हैं जो मेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊं। एक तो होता है जिंक, ठीक है, एक होता है जिंक, और एक होता है मरकरी। एक होता है जिंक, देखो मरकरी तो लिक्विड है, तो ऑब्वियसली सी बात है मेलेबल होगा ही नहीं, लेकिन जिंक, जिंक हो सकता है। तो उस कंडीशन में जिंक हमारा उतना मेलेबल नहीं होता है जितना अदर मेटल्स होते हैं, बहुत नाम मात्र का मेलेबल होता है। तो इसलिए हम इसको नॉन मेलेबल की कैटेगरी में रखते हैं कि भाई जिंक मेटल जो है वो नॉन मेलेबल होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा डक्टिलिटी की। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल गोल्ड है। ये कहा जाता है 1 ग्राम गोल्ड को, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम में, सॉरी, 1 किलोग्राम गोल्ड को। हाँ, आप कह सकते हो। जिंक, जिंक जो है जब मेलेबल नहीं है तो ब्रिटिल नेचर का होता है, तो ये आप कह सकते हो जिंक ब्रिटिल नेचर का होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। ये रोल्ड आउट हो जाता है थोड़ा बहुत, हायर टेम्परेचर पर हम इसको रोल कर सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है बेटा, ब्रिटिल नेचर शो करता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये बेटा, ध्यान रखना है आपको। जिंक ब्रिटिल हो सकता है। ब्रिटिल क्या होती है, ब्रिटिलनेस क्या होती है, मैं आपको बता दूं। ब्रिटिलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब आप नॉन मेटल को, कौन से नॉन मेटल को, सॉलिड नॉन मेटल्स को हेमराइज करोगे, हैमर से मारोगे, उस कंडीशन में जैसे कार्बन है, ठीक है, या सल्फर है, ठीक है, या फिर फास्फोरस है, तो उस कंडीशन में ये जो होंगे आयोडीन है, ये आपके चूरा चूरा हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, ब्रिटलनेस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच
it can be broken down into pieces. It can be broken down into pieces on hammering. ये हैमरिंग के थ्रू छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो जिंक हमारा ब्रिटल कह सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर ब्रिटल होता है। डक्टिलिटी की बात करूं बेटा, डक्टाइल क्या होता है? तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और सब्सटेंस आप कह सकते हो, बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, स्ट्रेच करने पर वो वायर्स में कन्वर्ट होते चले जाएं बिना टूटे, कहीं से भी टूटे नहीं हो, उस कंडीशन में उनको क्या बोलते हैं? डक्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा? डक्टाइल बोलते हैं। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल हमारा गोल्ड है, लेकिन अगर हमने गोल्ड की वायर बना ली, सोचो आप क्या हुआ, गोल्ड की सिर्फ वायर क्यों नहीं बनती अगर डक्टाइल है? अगर गोल्ड की वायर बना ली, देखो गोल्ड अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, लाइट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद ये डक्टाइल भी मोस्ट डक्टाइल मेटल है। उस कंडीशन में ये बिजली चोरी हो जाने लगेगी, फिर तार चोरी हो जाएंगे, घर से गायब हो जाएंगे। और तार चोरी छोड़ो, पहले तो लगा ही ले, कोई इतनी बड़ी बात है? रोड पे आ जाएंगे, भिखमंगे हो जाएंगे। पता लगी रोड पे घूम रहे हैं, भीख मांगते फिरते, घरों में साहब हमने लगा रखी, हाँ हमारे एक कमरे में गोल्ड की वायर की फिटिंग है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो गोल्ड की वायर चीप नहीं पड़ेगी, सस्ती नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल केबल्स इसीलिए कॉपर से बनाई जाती है ना। उसके बाद हार्डनेस की बात करें अगर हम, तो हार्ड होते हैं सारे मेटल, हार्ड होते हैं जनरली, हार्ड होते हैं केवल और केवल दो तीन मेटल को छोड़कर। ठीक है, एक सोडियम, सोडियम मेटल को छोड़कर सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं बेटा, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हीं चाकू से काटा जा सकता है, नाइफ से काट सकते हैं इन्हें, बिस्किट की तरह। ठीक है, नाइफ से कट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल में क्यों? केरोसिन ऑयल सस्ता है पहली बात, दूसरी बात केरोसिन ऑयल चीप है, मतलब पहली बात। दूसरी बात केरोसिन ऑयल रिएक्ट नहीं करता है इनसे। तीसरी बात केरोसिन ऑयल में ना ही एयर पहुंचेगी ना ही वाटर पहुंचेगी, ना ही एयर पहुंचेगी ना ही वाटर पहुंचेगा। तो इस वजह से ये एयर और वाटर से सेफ रहते हैं, बच के रहते हैं। उस कंडीशन में हम इन्हें केरोसिन ऑयल में डिप करा के रखते हैं। पैराफिन उसमें भी डिप करा के रख सकते हैं, पैराफिन के उसमें वैक्स में। तो पैराफिन आप सुना होगा, पैराफिन आपने सुना होगा आप लोगों ने। तो पैराफिन में भी हम इसको डिप करा के रख सकते हैं, पोटेशियम और सोडियम को, दोनों वर्ड याद रखना, केरोसिन और पैराफिन, इन दोनों में हम इनको डिप करा के रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है लिथियम। लिथियम भी सॉफ्ट है, लिथियम भी सॉफ्ट है, बट लिथियम के साथ एक कंडीशन ये हो जाती है। एक मिनट बेटा। देखो बेटा, हाँ, लिथियम की बात कर रहा था मैं। तो लिथियम आपका एक ऐसा नॉन मेटल होता है कि लिथियम जो है सॉफ्ट कंपैरेटिवली इन जो गोल्ड है, सिल्वर है, इन सबसे सॉफ्ट है, लेकिन चाकू से नहीं कटता है, मतलब इजीली चाकू से नहीं कटता है। तीसरी बात, इसकी डेंसिटी लो होती है, लोएस्ट डेंसिटी रखता है ये। इन तीनों में सबसे ज्यादा लोएस्ट सोडियम ही रखेगा, पोटेशियम ही रखेगा, लेकिन अगर हम गोल्ड और चीजों में बात करें तो लिथियम लोएस्ट डेंसिटी रखता है। मतलब इस तरीके से क्रम बना हुआ है, सॉरी, सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर आपका लिथियम। ये आपको ऊपर से नीचे तक का सीरीज है, इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इस सीरीज को आपको इसको ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे सीरीज है। तो लोएस्ट डेंसिटी जो होती है, सबसे पहले लिथियम हम कह सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की लोएस्ट डेंसिटी होती है। और हाईएस्ट डेंसिटी आपको पता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैसे तो वो होते हैं, एक होता है इरिडियम करके, एक होता है ऑस्मियम करके, उनकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट से लास्ट ईयर बेटा ये क्वेश्चन आया था, लोएस्ट डेंस मेटल कौन सा है, चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट लिथियम ही है। उसके बाद आता है बेटा पोटेशियम और सोडियम, सॉरी, लिथियम ही है बेटा, सबसे ज्यादा लोएस्ट लिथियम है। उसके बाद आता है आपका पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम उसके बाद आते हैं, लिथियम के बाद। लिथियम सबसे कम है, 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है इसका लोएस्ट डेंसिटी। तो सबसे लीस्ट डेंसिटी सॉलिड में लिथियम की होती है। ठीक है, और सबसे सॉफ्ट अगर मैं बात करूं, मोस्ट सॉफ्ट मेटल,
तो मोस्ट सॉफ्ट मेटल में आ जाता है बेटा आपका सेसियम। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट इतना है वो कि वो रूम टेम्परेचर पर ही पिघल जाता है। ठीक है, हम उसको भी चाकू से कट कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात समझ लो आप, सीसियम और गैलियम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मतलब वो हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दिया हुआ है ये सब गैलियम और सेशियम के बारे में, लेकिन बहुत हद तक नहीं है। इस वजह से हम जनरली जो कंसीडर करेंगे वो सोडियम और पोटेशियम को करें। ठीक है, थोड़ी सी केमिस्ट्री अलग टाइप से आपको समझनी है। हाँ, हाईली रिएक्टिव है, बिल्कुल है बेटा, हाईली रिएक्टिव है सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं बहुत हाईली रिएक्टिव, मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल की, तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे, वो तो दूसरा होता है, पीरियोडिक टेबल में दूसरा होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में दूसरा होता है, और उसके उसके बाद होता है पोटेशियम। सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, इस तरीके से सीरीज चलती है। कमलनाथ, आपने पढ़ा ना वो कमलनाथ वाली सीरीज, तो उसमें उस तरीके से आपकी जो सीरीज के अकॉर्डिंग है, उसमें पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो एक मेटल होता है फ्रेंशियम, वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल माना गया अभी तक का। तो आपको ये ध्यान रखना है, लिथियम की लोएस्ट डेंसिटी है, पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल सेशियम है वैसे, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल पोटेशियम और सोडियम ही है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम है, इतने सॉफ्ट हैं कि वो इजिली चाकू से कट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे मोस्ट मोस्ट आपसे पूछा नहीं जाता, कभी भी नहीं पूछा जाता है मोस्ट मोस्ट। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कि मोस्ट सॉफ्ट मेटल या कुछ इस तरीके का, फिर भी नहीं पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं बेटा थर्मल कंडक्टिविटी की और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो देखो थर्मल कंडक्टिविटी में सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। और देखो, ऐसा प्रोसेस होता है मेटल के साथ जिसमें वो हीट को अपने अंदर से इजीली ट्रांसफर कर देते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से फ्री चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल तो नहीं कहोगे आप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहोगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से आपको पता है मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रेडली तैयार होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए। तो इस रीजन से उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हीट उनमें बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की, हीट ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर जो होता है वो थर्मल का या हीट का हम कहते हैं सिल्वर और कॉपर है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, तो उस कंडीशन में भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं मेटल, और सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर सिल्वर है उसमें भी। ठीक है, वो हम वायर्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से हम उसे एज अ वायर यूज नहीं करते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। अच्छा, एक चीज और, एक पॉइंट यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान रखना है आप, इस पॉइंट को नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ जाता है, कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि मेटल वैसे तो जनरली गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, घट जाएगी, घट क्यों जाएगी, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लो मेटल्स, मेटल है, देखो एक, ये मान लो मेटल एक वायर है कोई, मेटल की वायर है मान लो, इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मान लो इस वायर में, वायर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये मूवमेंट कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं होता है, वैसे तो जनरली जो एटम होता है वो मैंने आपको बताया बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। एक पर्टिकुलर एटम पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन
मेटल्स की एक खास बात होती है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो आपके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा ना सोडियम के पास 2,8,1। और इनकी जो बाइंडिंग वो होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, बाइंडिंग फोर्स जो होता है इनका वो भी कम होता है। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं अपने न्यूक्लियस के, दूर होते हैं, सबसे दूर होते हैं। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा भी अगर मतलब ये बहुत सारे एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इनको एक अगर रिपल्शन फोर्स मिला, देखो एक एटम है, उसके चारों तरफ मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दूसरा एटम है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो अगर इन इलेक्ट्रॉन से इसको रिपल्शन फोर्स मिला इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ये हल्का सा धक्का दे देगा इसको, तो उस कंडीशन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ये अपनी ऑर्बिट छोड़ के वहीं उसी सब्सटेंस में उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं इस तरीके से। तो अगर हमारी यहाँ पर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में ये इधर उधर मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी लॉस हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ा देंगे हम, तो हीट की और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अमाउंट जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना, हीट बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हीट दोनों का कंडक्शन डिक्रीज हो जाता है मेटल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, क्लास ऑफ होने वाली है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़नी है, कल मैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज और बताऊंगा नॉन मेटल की, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, कल के लिए मैं मैसेज कर दूंगा।